हाल ही में अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने शमशेर खान, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का एक कमांडर है, जो पाकिस्तान के इल्लीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके में रहता है, वहाँ की एक मीडिया चैनल को उसने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और आज के इस वीडियो में इस इंटरव्यू के सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये समझिए कि हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर शमशेर खान का इंटरव्यू आना इस कारण से महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे पहले अगर आप देखें तो अभी तक कश्मीर के लैंडस्केप में जो टेररिज्म हो रहा था वो बेसिकली लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद कर रहे थे। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद 2019 से जब कोविड क्राइसिस आया, उस कोरोना काल के दौरान भारत की तरफ से एक रणनीति के तहत जब लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद को ग्लोबल लेवल पे आइसोलेट करने की एक मुहिम भारत ने चलाई, तो उस समय लश्कर ए तैयबा का एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान ने बनाया जिसका नाम था द रेजिस्टेंस फ्रंट। इसके बाद उसने जो जैश ए मोहम्मद है उसका एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट। 2021 से लेके लगभग 2023 तक 2 से 3 साल के अगर आप पीरियड को ऑब्जर्व करते हैं तो कश्मीर घाटी में जितनी भी आतंकवादी हरकतें हुई, उन आतंकवादी हरकतों में लश्कर ए तैयबा जैश ए मोहम्मद डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होने के बजाय उन्होंने द रेजिस्टेंस फ्रंट और पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट की सहयोग से कश्मीर में आतंकवादी हरकतें करने की कोशिश करी। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ जानने की ये है कि इस पूरे पीरियड में ना तो हिजबुल मुजाहिदीन और ना ही लश्कर ए तैयबा और ना ही जैश ए मोहम्मद तीनों आगे एक फ्रंट पे आए हुए थे। पाकिस्तान की जो मुहिम थी वो ये थी कि जब जब भारत उसको आइसोलेट कर रहा था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पेरिस में, तब तब वो एक ऐसी रणनीति के तहत ऑपरेट कर रहा था दिखाने की कि देखिए हमारी तरफ से किसी प्रकार का इस्लामिक टेररिज्म हम स्पॉन्सर नहीं करते। ये रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट सेकुलर ग्रुप्स हैं और ये सेकुलर ग्रुप्स भारत में भारत की कमज़ोर डेमोक्रेसी के कारण वहाँ पर प्रोटेस्ट करके इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। इस इंटरव्यू के शमशेर खान का जो हाल ही में आया है, जो कि एक हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर है, अब उसका क्या सिग्निफिकेंस है इस पूरे गेम प्लान में। पाकिस्तान अब एक चीज़ समझ चुका है कि पहली बात, द रेजिस्टेंस फ्रंट और पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट जो उसने बनाया, जिसके तहत वो इस्लामिक टेररिज्म को एक सेकुलर नज़रिया देना चाहता था, उस कॉन्टेक्स्ट में वो नाकाम रहा। पाकिस्तान अब ये दूसरी चीज़ भी समझ चुका है कि सेकुलर टेररिज्म का नैरेटिव कश्मीर में नहीं चलने वाला। इस कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ है कि पाकिस्तान ने वापस से हिजबुल मुजाहिदीन के रिवाइवल के ऊपर जाने की कोशिश की है। अब आप एक चीज़ को सोचिए कि हिजबुल मुजाहिदीन एक ऐसा ग्रुप है जिसको पाकिस्तान ने 1989 में बनाया था। 1989 में इसका गठन लश्कर ए तैयबा उसके साथ हुआ था। लश्कर ए तैयबा का ओरिजिन मरकाज़ उद दावा वल इरशाद 1985 से ट्रेस किया जाता है। मरकाज़ उद दावा वल इरशाद का एक आर्म्ड विंग है लश्कर ए तैयबा और वो जमात उद दावा से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जो कि उसका एक पॉलिटिकल विंग है। जैश ए मोहम्मद का गठन होता है 1999 में मसूद अज़हर के रिलीज़ होने के बाद ईयर 2000 में। आप एक चीज़ को ये समझिए कि 1989-1990 में जब सोवियत का जिहाद ख़त्म हुआ था, उस समय पाकिस्तान ने उन सारे सोवियत के खिलाफ जिहाद लड़ रहे अफ़गानिस्तान में पाकिस्तानी जिहादियों को उठाकर भारत के खिलाफ लड़ने के लिए कश्मीर में भेजने की कोशिश की। उसमें उसने पहला संगठन बनाया लश्कर ए तैयबा, दूसरा उसने संगठन बनाया हिजबुल मुजाहिदीन। लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन में प्रिंसिपली क्या डिफरेंस है? लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन में डिफरेंस ये है कि लश्कर ए तैयबा का जितना काडर है वो सारा का सारा काडर का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस उसको मिला है अफ़गानिस्तान के थिएटर में लड़ाई करके सोवियत के खिलाफ। हिजबुल मुजाहिदीन फ़र्क इस प्रकार से पाता है कि हिजबुल मुजाहिदीन में पाकिस्तान की आईएसआई की तरफ से कोशिश ये की गई कि वो कश्मीरी अवाम और कश्मीर के लोगों को हिजबुल से जोड़े
और उन लोगों को बॉर्डर पार कराकर पाकिस्तान में मुजफ्फराबाद से लेकर कई बार तो क्वेटा पेशावर तक ले जाकर उनको ट्रेनिंग दे। तो हिजबुल मुजाहिदीन जो है पाकिस्तान ने उसकी पूरी काडर को होम ग्रोन तरीके से कश्मीर के तरीके से भरने की कोशिश करी, और जाहिर सी बात है कि जब कश्मीर से कैडर उठाया तो ये कश्मीर का जो कैडर उसने उठाया उसको ट्रेनिंग यदि पाकिस्तान में दी तो हिजबुल मुजाहिदीन उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो एक बड़ा हाइब्रिड ग्रुप बनता है। हाइब्रिड इस कारण से क्योंकि हिजबुल की लीडरशिप पाकिस्तानी है। हिजबुल की लीडरशिप में जितने भी उसके बड़े लीडर्स हैं जो हिजबुल के संगठन को लीड करते हैं वो आईएसआई के ट्रेंड पाकिस्तानी ऑफिशियल्स और पाकिस्तानी लोग हैं, लेकिन हिजबुल का काडर जो पूरा का पूरा है वो पूरा कश्मीर बेस्ड था ज़्यादातर। लेकिन अगर यही चीज़ को आप लश्कर तैयबा या जैश ए मोहम्मद के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वहाँ पर उसकी लीडरशिप से लेके उसका पूरा काडर ही प्योरली पाकिस्तानी है। अब इस रणनीति को समझने की आवश्यकता है। अभी तक लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद जब डायरेक्टली पाकिस्तान की ओर से कश्मीर में ऑपरेट किया करते थे तो वो अपने जिहादियों को लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद वाले वहाँ से पाकिस्तान से कश्मीर में भेजा करते थे। यानी कि कश्मीर के अंदर एक पाकिस्तानी व्यक्ति आकर कश्मीर के अंदर उग्रवादी हरकतें कर रहा है। अब हिजबुल मुजाहिदीन उसी समय ऑपरेट कर रहा था। हिजबुल मुजाहिदीन में भी पाकिस्तान की लीडरशिप के तहत कश्मीरी आवाम को उकसाकर कश्मीरी आवाम के तहत टेररिज्म कराया जा रहा था। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि 1990 के दशक में यदि एक जगह लश्कर तैयबा अगर कश्मीर में ऑपरेट कर रहा है और पैरेलली उसी के साथ मान लीजिए कि वहाँ पर हिजबुल मुजाहिदीन ऑपरेट कर रहा है, उसी हिजबुल मुजाहिदीन के साथ अल बद्र ऑपरेट कर रहा है, अल्लाह टाइगर ऑपरेट कर रहा है और साथ में हरकतुल जिहाद इस्लामी ऑपरेट कर रहा है। यदि इतने प्रकार के संगठन अगर 1990 के दशक में ऑपरेट कश्मीर के घाटी में कर रहे थे, जिसमें से कई संगठन प्योरली पाकिस्तान सेंट्रिक थे जिनका लीडरशिप प्लस पूरा काडर पाकिस्तानी था, केस इन पॉइंट लश्कर तैयबा, या फिर कई संगठन जिसकी केवल लीडरशिप पाकिस्तानी मैन पावर पूरा कश्मीरी, केस इन पॉइंट हिजबुल मुजाहिदीन, या फिर अल बद्र जिसका मिक्स एंड मैच वाला कैडर ज़्यादातर प्योर पाकिस्तानी बट थोड़े से कश्मीरी। इस तरीके से अगर आप ध्यान से समझें तो पाकिस्तान ने ये कहना गलत नहीं होगा कि 1990 के दशक में कश्मीर घाटी में एक टेररिज्म की इंडस्ट्री बनाई हुई थी और ये इंडस्ट्री एक दूसरे से compete कर रही थी। इसी रीज़न से भारत की सिक्योरिटी की लैंग्वेज में हमारे भारत के इंटेलिजेंस के जो डोजियर्स हैं उनमें हम 1990 के दशक को कॉम्पिटिटिव टेररिज्म इंडस्ट्री का एक फेज़ कश्मीर में कहते हैं। अब चीज़ को देखिए, जब से अनुच्छेद 370 हटा 2019 से, तब से पाकिस्तान की रणनीति क्या थी? मैंने आपको बताया कि लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद डायरेक्टली फोर फ्रंट पे नहीं आए। उन्होंने रेजिस्टेंस फ्रंट और पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट का प्रयोग किया और पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट और द रेजिस्टेंस फ्रंट ने दोनों ने मिलकर यदि एक काम अगर कुछ किया तो उन्होंने दोनों ने कश्मीरी आवाम को उकसाकर कश्मीर में इंडिविजुअल टेररिज्म और इंडिविजुअल टारगेटिंग यानी कि लोन वुल्फ टेररिज्म शुरू किया। 2021 से 2023 तक कश्मीर घाटी में टेररिज्म जो था वो रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट का लोन वुल्फ टेररिज्म, इंडिविजुअल टारगेटिंग, इंडिविजुअल टेररिज्म था। अब पाकिस्तान को ग्रेजुअली ये चीज़ समझ आ चुकी है कि इंडिविजुअल टेररिज्म जो है ये एक फ्रूटफुल स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि इससे एक बड़ा इम्पैक्ट पाकिस्तान नहीं क्रिएट कर पा रहा है कश्मीर घाटी में। और क्योंकि अब कश्मीर में हाल ही में सितंबर अक्टूबर के महीने में चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव से पहले पाकिस्तान का ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। स्ट्रैटेजिक शिफ्ट इस कारण से है कि उसको अब ये समझ आ गई है कि पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट, द रेजिस्टेंस फ्रंट, इन दोनों संगठनों को केवल और केवल रजौरी और पूंछ सेक्टर में वहाँ पर बिजी रखो, क्योंकि रजौरी और पूंछ सेक्टर में जो इलाके की टोपोग्राफी है वो इन संगठनों को फेवर करती है। क्यों? क्योंकि इन संगठनों के पास उस इलाके से इन्फिल्ट्रेट करके भारत के अंदर घुसने की क्षमता वहाँ से है। तो वहाँ से आर्म्स, एमुनिशन, बारूद, असला ये लोग बड़े सरल तरीके से भिजवा देते हैं। लेकिन जैसे ही बारूद, असला और आर्म्स, एमुनिशन वहाँ से आता है
तो वो वहाँ पर साउथ कश्मीर का जो पूरा रीजन है, रजौरी पूंछ इलाका, जम्मू के फ्रिंजेस तक, वहाँ पर इस इलाके में टेररिज्म आज की डेट में रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट कंटिन्यूड कर रहा है। लेकिन कश्मीर घाटी में अब पाकिस्तान भारत के कश्मीर के चुनाव से पहले इस नई रणनीति का प्रयोग करने जा रहा है, और वो रणनीति ये होगी कि इस रणनीति के तहत पाकिस्तान अब ये इंश्योर करेगा कि अगर साउथ कश्मीर में पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट और रेजिस्टेंस फ्रंट ऑपरेट कर रहे हैं, तो नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर में वो आज की डेट में हिजबुल मुजाहिदीन को रीएक्टिवेट करना चाहता है। अब मैं वापस आता हूँ शमशेर खान के इस इंटरव्यू पे। शमशेर खान का ये इंटरव्यू को ध्यान से सुनिए। शमशेर खान का ये इंटरव्यू क्या बोलता है? शमशेर खान बोलता है कि भाई भारत में हिजबुल मुजाहिदीन ने बहुत आतंक फैलाया है। शमशेर खान दूसरी चीज़ ये बोलता है हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर होने के नाते कि हमने भारत की सेना को कश्मीर में अग्रेसिवली रेजिस्ट किया है, हम आगे भी करेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ शमशेर खान उस इंटरव्यू में बोलता है कि हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बुरहान वानी, जो कि एक यूथ था, जो यूथ होने के नाते कश्मीर घाटी के अंदर 2015-16 में हिजबुल मुजाहिदीन का एक सेंसेशनल सोशल मीडिया बेस्ड कमांडर था। उस कमांडर के बारे में शमशेर खान ने एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी करी। शमशेर खान ने बोला कि बुरहान वानी हिजबुल मुजाहिदीन का हीरो है, और उसने ये तक बोला कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो अभी संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस में होके आया है, वो बंदे ने यूनाइटेड नेशंस में भी ये बात बोली है कि बुरहान वानी पाकिस्तान की नज़रिए से एक हीरो है। बुरहान वानी भारत की सुरक्षा संस्थाओं के नज़रियों से भारत का सबसे पहला फेसबुक मिलिटेंट है, क्योंकि ये व्यक्ति ने फेसबुक का प्रयोग करके पूरी कश्मीर घाटी में ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के तहत एक आतंक की लहर मचाई हुई थी, और 2015-16 में इस लहर को तोड़ने के लिए आर्मी ने उसके इनकाउंटर में उसकी हत्या करी और उसको मार गिराया। और जैसे ही उसको मार गिराया, उसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन का पूरा जो काडर था वो क्रैकडाउन करते हुए ख़त्म हो गया। अब आप रणनीति देखिए। रणनीति ये है कि कश्मीर में आने वाले समय में चुनाव है। चुनाव होने से पहले अब आप अगले 4-5 महीनों में क्या चीज़ देखेंगे? आप आने वाले 4-5 महीनों में पहली चीज़ ये देखेंगे कि सदर्न कश्मीर का जो पार्ट है, वहाँ पर रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद की बैकिंग से अग्रेसिवली टेररिज्म करता रहेगा। रजौरी, पूंछ का इलाका और जम्मू के फ्रिंजेस, जम्मू के अंदर आर्मी का जहाँ जहाँ प्रेजेंस है, उन इलाकों में आप देखेंगे कि टेररिज्म की इंसिडेंट्स अभी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड एक्टिविटीज़ बढ़ने की पॉसिबिलिटी दिखती है। दूसरी चीज़ आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे साथ में कि हिजबुल मुजाहिदीन, शमशेर खान के इस इंटरव्यू के बाद क्लियर हो गया है कि अब वो अपने कैडर को कश्मीर के अंदर सेंट्रल और नॉर्थ कश्मीर में दोबारा से एक्टिवेट करेगा। सेंट्रल और नॉर्थ कश्मीर में यदि मान लीजिए हिजबुल मुजाहिदीन अगर रीएक्टिवेट होती है, शमशेर खान के इंटरव्यू के बाद एक चीज़ तय हो गई कि ये लोग फिर से ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन का सहारा लेंगे। और ये ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन का सहारा इस रीज़न से लेंगे क्योंकि ये बात अब इससे प्रूव होती है कि शमशेर खान ने अपने इंटरव्यू में बुरहान वानी, जो कि मैंने आपको बताया कि भारत का सबसे पहला फेसबुक मिलिटेंट था, उसका सहारा लेते हुए रेडिकलाइजेशन कैंपेन और टेररिज्म किया था। तो एक चीज़ अब तय है कि शमशेर खान के इस इंटरव्यू के बाद भारत के कश्मीर के सेंट्रल और नॉर्थ कश्मीर के इलाके में आप एक नई रणनीति के तहत ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, सबवर्सिव लिटरेचर का यहाँ पर प्रमोशन होना, इन सब चीज़ों के साथ साथ हिजबुल कैडर को रीएक्टिवेट करके उसके स्लीपर सेल्स के थ्रू टेररिज्म कराना, चुनाव से पहले एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर देना जो पाकिस्तान के हित में जाएगी, जो वो ये कोशिश करेगा पोर्ट्रे करने की पूरे विश्व के सामने कि देखिए जब से अनुच्छेद 370 भारत ने हटाया है तब से सुरक्षा सिचुएशन कश्मीर घाटी की और ख़राब हुई है। पाकिस्तान इस मोमेंट पे एक ग्लोबल लेवल पर जो नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहा है वो ये है
कि कश्मीर घाटी में जब से 370 आर्टिकल भारत ने हटाया है तब से सुरक्षा सिचुएशन दिन पर दिन डिटीरियोरेट हुई है, खराब हुई है। और अब क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, चुनाव से पहले इस प्रकार के बड़े इंसिडेंट्स करा के, इस प्रकार के छोटे छोटे इंसिडेंट्स की चेन बना के वो एक मैसेज ये देना चाह रहा है कि देखिए आने वाले समय में ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि कश्मीर घाटी की सुरक्षा अभी भी सेफ हैंड्स में नहीं है, क्योंकि जब तक यूनियन टेरिटरी का कंट्रोल वहाँ पे रहेगा और लोगों का कंट्रोल नहीं रहेगा तब तक ये समस्या रहेगी। आज की डेट में पाकिस्तान ये चीज़ को फेवर करता है कि अनुच्छेद 370 को रिवोक कर दिया जाए, वापस से कश्मीर को स्टेटहुड दे दिया जाए, कश्मीर के अंदर वापस में उसी के जो एसेट्स नर्चर किए हुए थे उनकी एक सरकार वापस आ जाए जिसके थ्रू वो अपने टेररिज्म को खुले औड़ में कर सके। तो आप इस चीज़ को समझिए कि अब आपके दिमाग में पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर हम लोग विटनेस कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव टेररिज्म 2.0, क्योंकि सदर्न कश्मीर में द रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट, नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर में रीएक्टिवेशन ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद थ्रू रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट। तो ये 3 प्रिंसिपल एक्टर्स आज की डेट में आप देखेंगे कि कश्मीर घाटी में इन्वॉल्व होंगे। कश्मीर घाटी की सुरक्षा सिचुएशन को टैकल करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? सबसे पहले इस पूरे ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन पे एक कड़ा शिकंजा अपनाने की आवश्यकता है। किसी प्रकार के सबवर्सिव लिटरेचर का प्रमोशन कश्मीर घाटी में होने से रोकना है। दूसरी सबसे बड़ी बात, हिजबुल मुजाहिदीन यदि अगर कोशिश करता है सेंट्रल और नॉर्थ कश्मीर में अपने कैडर को रीएक्टिवेट करने की, उस कैडर को रीएक्टिवेट करने को रोकने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि विनिंग हार्ट्स एंड माइंड स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस जो कश्मीर में हैं, इन तीनों को मिल के इस सिचुएशन में लोगों के प्रति एक पॉजिटिव भावना क्रिएट करने की आवश्यकता है। इस पॉजिटिव भावना के तहत एक चीज़ जरूर तय हो जाएगी कि आने वाले समय में कम से कम कश्मीर घाटी में जो लोग हैं वो हिजबुल मुजाहिदीन के इस घटिया ट्रैप के नैरेटिव में नहीं फंसेंगे। जहाँ तक बात रही सदर्न कश्मीर की, जहाँ पर रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट है, वहाँ पर भारत की सेना ने ऑलरेडी कंट्रोल ले लिया है। भारत के आर्मी चीफ अभी हाल ही में 1 हफ्ता पहले वहाँ पर विजिट भी करके आए हैं। उस विजिट के बाद उस पूरे एरिया का सिक्योरिटी ग्रिड स्ट्रेंथन किया जा रहा है। हमें हर हालात में 2 चीज़ें इंश्योर करनी है आने वाले 3 महीने में। पहली बात कि कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के इस नैरेटिव को तोड़ना है कि जिससे कि वो एक ग्लोबल लेवल पर नैरेटिव बना पाए कि पाकिस्तान ये कह पाए कि कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन खराब होती जा रही है, यानी कि हमारे को प्रीएम्प्टिव लेवल पर टेररिज्म के किसी भी एक्ट को होने से रोकना है। और दूसरा, एक पीसफुल तरीके से यदि मान लीजिए जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव कश्मीर घाटी में हुआ, उसी तरीके से अगर मान लीजिए असेंबली चुनाव हो जाते हैं आने वाले समय में, तो इससे पाकिस्तान का पूरा नैरेटिव टूट जाएगा और ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि पाकिस्तान का जो गेम प्लान था कश्मीर के अंदर वो नाकाम रहा। तो ये जो इंटरव्यू अभी हाल ही में आया है, ये भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में भारत को अपनी रणनीति इस तरीके से बनानी पड़ेगी। धन्यवाद।